कल हमने आपको Q बराबर NE फॉर्मूला बताए थे। यही पहचान है क्वांटमीकरण का। मान लेते हैं कि जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, इसे एक लाइन में भी बोल सकते हैं। आवेश Q बराबर NE के रूप में रहते हैं, यही तो आवेश का क्वांटमीकरण है। बात खत्म। तुम बोले नहीं थे, तुम गलत बोले थे, है ना। सारी बात देखो, बचने के लिए अपना एक सेफ्टी खोज लेना है कि क्या इसका जवाब देंगे कि बच जाएंगे। बाकी जो लिखवाए हैं वो तो ठीक है, अच्छी बात है, वो बोल देगा तो और अच्छी बात है। दूसरा चीज की रटने वाला काम नहीं करना है, समझ के बोलना है। समझ में आया? कभी भी क्लास पीरियड में जब भी कुछ समझाएंगे तो उस पीरियड में हम कभी भी कुछ भी पूछेंगे तो उसका भी जवाब देना है, क्योंकि सोचना है, समझना है। ऐसा नहीं है कि इसमें रटने वाला कोई भी काम होगा, सब कॉन्सेप्चुअल होगा, सब खाली समझने वाला बात। अब देखिए, इसी पर एक सवाल आपका रहेगा, लिखिए। ऊन और पॉलीथीन को रगड़ने से, इजी वन में लिखेंगे, ऊन और पॉलीथीन को रगड़ने से, ऊन 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 नहीं सुने हो? ऊन जिसे स्वेटर बिनते हैं, खून सुन रहे थे? ऊन 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 ऐसे ऊन, ऊन और पॉलीथीन, ऊन और पॉलीथीन। देखो ये ऊन हो गया और पॉलीथीन, कोई भी पॉलीथीन ले लो, उसको रगड़ेंगे। ठीक है, लिखो ऊन और पॉलीथीन को रगड़ने से पॉलीथीन पर पॉलीथीन पर पॉलीथीन पर 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। तो पॉलीथीन पर आवेश ज्ञात करें। तो पॉलीथीन पर आवेश ज्ञात करें। तो पॉलीथीन पर आवेश ज्ञात करें। कमेंट। तो पॉलीथीन पर आवेश ज्ञात करें। अब बहादुर लोग ध्यान हमारे तरफ, कमेंट ध्यान दीजिए। पॉलीथीन आवेश किस पर गया है, सवाल अपना देख करके बताइए। किस पर से किस पर आवेश गया है? ऊन से पॉलीथीन पर, ऊन से पॉलीथीन पर। अब मुझे ये बताइए कि किस पर चार्ज निकालना है, ऊन पर कि पॉलीथीन पर? बहुत अच्छा। अब कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए। ऊन से पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन गया, तो आपको मैंने बताया था जिस पर से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो प्लस चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो माइनस चार्ज। आज जो जितना निकलेगा उतना ही चार्ज आएगा, मतलब कि जितना प्लस चार्ज आपका ऊन पर होगा उतना ही माइनस चार्ज किस पर होगा? पॉलीथीन पर। तो देखो, पॉलीथीन पर का चार्ज निकालोगे तो निगेटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि पॉलीथीन पे चार्ज गया है। ऊन पर निकालोगे तो पॉजिटिव लिखोगे। तो हम आंसर किस चीज में निकालने वाले हैं? निगेटिव में। और फॉर्मूला हमारा क्या है? Q बराबर NE। बहुत ही सिंपल सा है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जैसे Q बराबर हम NE लिखे, लेकिन आगे क्या लगा दी? माइनस क्यों लगाए? क्योंकि पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन गया है, इसलिए उस पर निगेटिव चार्ज होगा। N का मान कितना है? 10 के पावर 20। E का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। समझ में आया? अब देखिए, 10 के पावर माइनस 19 है, 10 के पावर क्या है? 20। तो आधार बराबर हो तो पावर जोड़ते या घटाते हैं, तब 20 से 19 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 10 का पावर 1। एक तो लिखने की जरूरत नहीं है, अब गुना 1.6। अब गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 16, वो भी माइनस 16। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। 10 क्लास में पढ़े होगे, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम। अभी हम मात्रक के बारे में भी पढ़ाएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा माइनस 16 कूलम। आंसर बोलो, ऐसा सवाल बना लोगे? चलो इसको नोट कर लो जो अभी क्वेश्चन बोले हैं, और उसके बाद एक बनाओ तुम लोग। अभी बोले, क्वेश्चन बोले। ये सब क्वेश्चन उतारने में टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए अब एक आप बनाइए।
और याद रहे इसमें प्लस माइनस का खेल है, प्लस माइनस में गड़बड़ी करिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बोले एक वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस पर आवेश कितना है। एक वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर आवेश कितना है। पाँच सौ इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर आवेश कितना है। चलिए बनाइए और अपना अपना आंसर बताइए। दस के पावर 8 गुने 10 के पावर 18। सब कोई अपना अपना आंसर बोलिए जो अलग आ रहा होगा। तो 8 गुने 10 के पावर 18। और कोई 8 गुने 10 के पावर 17। और किसी का इस 8 गुने -17, यहाँ -18। 8 गुने 10 के पावर -17। सबसे ज्यादा 8 गुने 10 के पावर -17 वाले हाथ उठाओ। वेरी गुड, ठीक। अब चेक कर लेते हैं, अभी बताते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन की जहाँ कमी होती है वहाँ कौन सा चार्ज उसमें से निकल गया है, तभी ना उसमें प्लस आया है। तो इसलिए फॉर्मूला क्या लगेगा, Q बराबर प्लस की माइनस प्लस। तो खाली Ne लिखेंगे, N मतलब 500 इलेक्ट्रॉन है तो 500, बुझा गया। और E का वैल्यू 1.6 गुने 10 के पावर -19। आपको 2 जीरो का मतलब मालूम होना चाहिए, 2 को 10, 2 को 0 मतलब 2 को 10, और 2 को 10 है तो पावर 2 इसमें जोड़ाएगा, -19 में 2 जोड़ेगा तो कितना होगा -17। तो ई तो 2 को 0 खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ एक हो गया कितना 10 के पावर कितना -17। अब बच्चा 5 और 1.6 यानी कि 16। तो 16 पचे 80, दशमलव के बाद 1 अंक था, यहाँ 1 अंक था। 8.0 यानी 8 गुने 10 के पावर कितना -17 कूलम आंसर हो गया। बोलिए ये जिसका इसका आया है सही, बोलो कर लोगे ऐसा सवाल। थोड़ा सा लेवल हाई करके, इसी पर हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसी फॉर्मूला पर बना लोगे। बोले क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो इसका ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए 1.6 गुने 10 के पावर 19, ऑप्शन बी 1.6 गुने 10 के पावर -19, ऑप्शन सी 6.28 गुने 10 के पावर 18, ऑप्शन डी 6.25 है, फिर 6.25 गुने 10 के पावर 19। 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, आंसर बताओ। ऑप्शन डी बी बना भी लिया सब, बी वाले हाथ उठाओ। हाँ जो नहीं बनाया हम वेट कर रहे हैं, 1 मिनट और टाइम देख लो, सॉल्व कर लो। तुम्हारा बी आंसर गलत है, नहीं होगा। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सवाल यही है। ऑप्शन ए भी गलत। अब 2 गो बच गया तो अंदाज पर बोल रहा है सब, डी होगा ना। चलो हम बना लेते हैं भाई, फॉर्मूला क्या है। नहीं बाबू लोग सवाल में क्या पूछा है ये बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब संख्या ही ना पूछा है। और संख्या को किस चीज से सूचित करेंगे, इन तीनों में से n को, मतलब हमें चाहिए n, तो n बराबर बताइए क्या होगा, ये e बटा में आ जाएगा। अब अगर n चाहिए तो q का मान चाहिए और e का मान चाहिए। हम लोग जानवे से जानते हैं e के मान,
कितना 1.6 गुने 10 के पावर -19 जानते हैं। रह गया बात क्यू, तो सवाल पूछा है कितना कूलम में, 1 कूलम में, तो क्यू का मान कितना है 1 है। बात समझे। अब भाग देना है तो ऐसा करते हैं, पहले इसको ऊपर भेजते हैं। 10 के पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +19 हो जाएगा। 1.6 है, तो इसको अगर आप दशमलव खत्म करना चाहते हैं तो 10/16 लिख लीजिए क्या। ऊपर 10 के पावर -19 जाएगा तो 10 के पावर +19। चूंकि ऊपर छोटा है और नीचे क्या है बड़ा, तो भाग देने में सबसे अच्छा सुविधा तब होता है जब ऊपर बड़ा हो। तो इधर से पैंचा ले लेते हैं एगो 10, इसको दे देते हैं 10, तो 100 बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा 100/16 गुने 10 के पावर 18। बात समझ में आया। कटेगा तो काट देंगे, जैसे 4 चौका 16, 25 चौका से भाग दो, 4 छक 24, शेष 1 गिरा, दशमलव दे दो तो 10 बन गया, तो 4 दूना 8, फिर 2 बच गया, 0 बैठा दो, तो 4 पचे 20 गुने 10 के पावर कितना 18। ऑप्शन नंबर सी। बोलो समझ में आया। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारा आंसर हो गया। जो भी क्वेश्चन लिखे हो, क्वेश्चन है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये सॉल्यूशन हो गया। हो गया। अब थोड़ा सा इससे संबंधित बात को समझ लीजिएगा। हो गया ना ये। अब इमेजिन कीजिए, हम लोग धारा के बारे में आगे तीसरा अध्याय में पढ़ेंगे, विद्युत धारा। आपको अगर इलेक्ट्रिक समझना है तब पूरा इलेक्ट्रिसिटी का 3 गो मेन हीरो हीरोइन और विलेन है। ये तीनों के बारे में जो है, हीरो का काम जो करता है वो है करंट। मतलब इस फिल्म की कहानी में 3 किरदार जो है फेमस हैं, बाकी और भी चीज मिलेंगे। एक आपका करंट है जो हीरो का काम करता है, और इसकी हीरोइन जो है वो है वोल्टेज। समझ में आया। और विलेन जो है वो है प्रतिरोध, ये रुकावट का काम करता है, इस खतरनाक विलेन है। समझ में आया। इन दोनों में ये जो है इसकी बहुत मदद करती है आई को आगे बढ़ने के लिए। समझ में आया। मतलब ये जो है इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और विलेन क्या करता है रोकने का काम। जो इस तीनों को बढ़िया से समझ गया आने वाले 3 अध्याय तक, उसका इलेक्ट्रिसिटी बहुत बेस्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो तुम्हें सिर्फ इस तीनों को ही समझना है कि तीनों का नेचर क्या है, कहाँ ये बदलते हैं कहाँ नहीं बदलते हैं। जो आप 10 क्लास में पढ़े हैं वो हल्का सा मतलब नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इसमें बहुत डीप में पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसीलिए कहानी एकदम 0 से शुरू हुआ है। आपको अब जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। आपने अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, असल में इसमें एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। आपने सीखा कि 1 कूलम में 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम अगर 1 दर्जन बोलते हैं तो उसका मतलब आप 12 समझते हैं। जैसे 1 दर्जन केला तो इसका मतलब 12, 1 दर्जन पेन मतलब 12। दर्जन जब बोलते हैं तो दर्जन शब्द से हम 12 को याद करते हैं। उसी तरह से जब हम 1 कूलम बोलते हैं तो आप बोलते हो कि आवेश का मात्रक कूलम होता है, लेकिन सही मायने में कूलम का मतलब क्या है। कूलम का मतलब होता है कि अगर हम 1 कूलम बोल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ 6.25, 0.25 है ना, और 10 के पावर कितना है यहाँ 18, 2 गो 10 2.25 को दे दो तो दशमलव भी खत्म। मान के चलो 6.25 10 के पावर 18 था, इसमें से 2 गो 10 निकाल के इसको दे दिए तो 100 से गुना हो जाएगा, 625 हो गया। अब इस पर 10 के पावर कितना बच गया 16, तो 16 को 0 बैठा दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। इमेजिन करो इतना बड़ा अमाउंट, ये तो पूरा जनसंख्या भी नहीं है माने पूरे विश्व का। समझ में आया, इतना बड़ा अमाउंट।
इतने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन जिसे आप देख नहीं सकते। दुनिया में आज तक कोई भी परमाणु को नहीं देखा कि परमाणु कैसा होता है। अगर आपको कोई टीचर बोल भी दिया हो कि माइक्रोस्कोप से परमाणु देखते हैं, देख सकते हैं, तो एकदम गलत बोला है। उस तरह के टीचर से बिल्कुल सावधान रहें। अगर आपको ये मालूम हो कि परमाणु को देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। परमाणु सिर्फ एक्सपेरिमेंटली समझा जा सकता है कि ऐसा चीज हो सकता है, इमेजिनेशन है। आज तक कोई नहीं देखा कि परमाणु कैसा दिखता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो वो कैसा दिखता होगा, प्रोटॉन कैसा दिखता होगा, न्यूट्रॉन कैसा दिखता होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन हम अपना एक कॉन्सेप्ट बनाए हैं चीजों को समझने के लिए। धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आती जाएगी। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम एक कूलॉम का मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हैं। एक तार में जब धारा बहती है, जैसे ये बल्ब जल रहा है तो इसमें करंट तो आ ही रहा होगा। अब ये जो करंट आ रहा है, आप 10 क्लास में ये भी पढ़े होंगे कि करंट आई का फॉर्मूला Q/T होता है। आगे मैं भी इसको भी पढ़ाऊंगा। लेकिन I बराबर Q/T में अगर हम Q का मान 1 रख दें और T का मान 1 सेकेंड रख दें, ठीक है, तो 1 कूलॉम बटा 1 सेकेंड, जिसका मतलब होगा 1 कूलॉम प्रति सेकेंड। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में कितना कूलॉम? 1 कूलॉम। इसको एम्पियर के नाम से जाना जाता है, कूलॉम प्रति सेकेंड। हम कहेंगे कि 1 एम्पियर की धारा बह रही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो इसका मतलब हुआ कि हर सेकेंड में 1 कूलॉम आवेश। अब जैसे मान के चलो एक चौकीदार को खड़ा कर दिए यहाँ पर, और यहाँ से 1 कूलॉम आवेश इस जगह पर गया, और जो चौकीदार है वो गिन रहा है कि कितना कूलॉम गया, उसका गिनने का काम है। तो जो चौकीदार होता है, जो गिनने का काम करता है, उसको ए मीटर कहा जाता है, एम्पियर मीटर। उसका काम है काउंट करना और कांटा बताना कि 1 पर रहेगा तो 1 एम्पियर, 2 पर रहेगा तो 2 एम्पियर लिखेगा। ये गिनने का काम करता है। तो धारा का माप एम्पियर मीटर से यानी ए मीटर से होता है। शॉर्ट में ए मीटर बोलते हैं, पूरा नाम है एम्पियर मीटर। ठीक है, अब आप यहाँ समझिए कि अगर 1 सेकेंड में 1 कूलॉम जा रहा है, तो हम अभी अभी सीखे कि 1 कूलॉम का मतलब क्या होता है, 625 पर 16 गो जीरो। इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ झुंड में अगर 1 सेकेंड में कहीं से निकल रहे हैं, समझ में आया? सोचो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन और इतने छोटे छोटे जिसको हम देख भी नहीं सकते। अब आप इमेजिन कीजिए, पानी का सूत्र होता है H2O। H2O को कभी देखे हो? H2O के समूह को देखे होंगे, H2O को नहीं। H2O का एक अणु इतना छोटा कि उसे हम नहीं देख सकते। एक गिलास पानी को देख सकते हो, लेकिन एक गिलास पानी में एगो H2O को हम नहीं देख सकते। ठीक है, अगर पानी को उझिल दोगे तो पानी बहने लगेगा। अब H2O में भी आप जानते हैं कि H जो है वो परमाणु है और उसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा। O है, वो भी परमाणु है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो H2O से छोटा इलेक्ट्रॉन हुआ। तो अगर H2O बह सकता है तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं? समझ में आया? यानी कि इलेक्ट्रॉन एक तार के अंदर अगर फ्री हो तो जिस प्रकार पानी बहता है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी बहते हैं। समझ में आया? तार के अंदर, उनके अंदर जगह आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इनके लिए जगह है बहने के लिए। जब यही बहते हैं, जैसे अब आप पानी बहती है तो हम बोलते हैं कि पानी की धारा, है ना? उसी तरह से इलेक्ट्रॉन बहता है तो इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक धारा होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की धारा में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ हुआ, इलेक्ट्रॉन आगे पीछे कंपन किए, तो उसे हम AC कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट। तो उसको छूने से हमको करंट लगता है, झटका लगता है। समझ में आया? जैसे अगर हम ये कहें कि कोई ऐसी नदी हो जिसकी पानी लगातार आगे पीछे कर रही हो, तो ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन अगर एक गमले में पानी रख लो और बार बार पानी को हिलाओ, है ना, और उसमें किसी चीज को रख दो तो वो चीज भी हिलेगा कि नहीं? उसी तरह से समझ लो, एक शांत पानी जो एक ही दिशा में बह रहा हो वो DC होता है। अगर एक गमला में पानी है और गमला को ऐसे कर दो सीधा, तो एक तरफ बहने लगेगा, तो ये DC करंट हो गया, DC हो गया, दिष्ट धारा। समझ में आया? और अगर एक गमले को बार बार हिलाओगे तो पानी आगे पीछे मूव करेगा, इसको हम AC कहते हैं, और उसी की वजह से ये सब चल रहा है। इसको और बढ़िया से आगे हम लोग समझेंगे। फिलहाल हमें यह समझना है कि करंट में क्या चीज फ्लो होता है और 1 कूलम का मतलब क्या होता है।
तो 1 कूलम का मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन। अगर वही मैं बोलूं कि 2 कूलम का मतलब क्या, तो इसका 2 गुना। आज के बाद हम आपसे कभी भी सवाल पूछें कि बताओ 2 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 से गुना कर दो। 3 कूलम में कितने, तो इसमें 3 से गुना कर दो। तो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारे लिए कि आज के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या में निकालनी हो तो बस 6.25 गुने 10 के पावर 18 से हमको क्या कर देना है, गुना कर देना है। क्या ये बात क्लियर हो गया? कूलम क्या है ये क्लियर हुआ? कूलम मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितनी संख्या, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18। जब ये बहने लगेंगे तो धारा का प्रवाह होगा। धारा क्या होता है, इसका नेचर, बहुत सारा चीज हम लोग तीसरे अध्याय में बढ़िया से करेंगे। अभी इसके पहले इसी के बारे में बढ़िया से समझना है, ठीक है। चलिए अब आगे हम समझते हैं, थोड़ा सा इसके मात्रक को समझ लेते हैं। अच्छा, अभी अभी हम 1 एम्पियर बोले हैं ना, 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलम पर सेकेंड, तो वही 2 एम्पियर का मतलब क्या होगा, 2 कूलम पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में 2 कूलम आवेश प्रवाह, यानी 2 कूलम माने 2 गुना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। 3 एम्पियर का मतलब 3 गुना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इस आवेश के मात्रक क्या और भी हो सकते हैं क्या। जैसे आप जानते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है ना, एसआई मात्रक होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है। वैसे ही आवेश के भी अलग अलग यूनिट हो सकते हैं, ठीक है। देखिए आवेश का मात्रक, ठीक है। तो एसआई मात्रक तो सब कोई जानता है अब कि एसआई मात्रक किसको कहते हैं, कूलम को। इसका सिंबल क्या है, कैपिटल सी। सी लिख दीजिए, वो मात्रक हो गया। अब इसका सीजीएस मात्रक का बात करेंगे। सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक को हम लोग स्टैट कूलम कहते हैं, ठीक है। स्टैट कूलम के अलावा इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है ESU, ठीक है। आप इसको स्टैट कूलम बोल सकते हैं या ESU बोल सकते हैं, और ESU का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब ये यूनिट कैसे बनाया, इस चीज को समझिए। ESU का वैल्यू, अब हम आपसे बोले कि 1 किलो और 1 ग्राम में बड़ा कौन, यस। और 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम होंगे। इसका मतलब जरूर कूलम का भी वैल्यू ESU से कुछ तो जरूर होगा कि 1 कूलम में कितने ESU हो सकते हैं भाई। तो इसी को बढ़िया से याद रखिएगा। यहाँ से जितना पोर्शन आपको हम बताएंगे वो कहीं से भी ऑब्जेक्टिव उठा के पूछेगा और एकदम आएगा जरूर। आज के टॉपिक में से आपके फाइनल 2024 के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको रिलेशन याद करना है कि एक जो कूलम होता है ना, 1 कूलम, इसका टोटल वैल्यू 3 गुने 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है, ठीक है। इसे याद रखना है आपको कि 1 कूलम बराबर कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। कहीं कहीं 3 के जगह पर 2.99 मिल जाएगा तो भी इसका मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो 3 गुने 10 के पावर 9 ESU हो गया। अब यहाँ से कई एक हम चीजें तैयार करेंगे। जैसे आपसे हम पूछे कि 1 कूलम का मान ESU में कितना, तो 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। अब अगर इसके उल्टा पूछ दें कि बताओ 1 ESU बराबर क्या होता है, तो क्या कहोगे? बस करना कुछ नहीं है, इसको इधर बाटा में ला देना है। समझ में आया? तो जैसे ही इधर बाटा में लाओगे तो क्या होगा, बोलो, 1/3 होगा। 1 ESU बराबर 1/3 गुना 10 के पावर 9 भी तो नीचे आएगा, पर इसे तो हम ऊपर लिखेंगे। तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यस। तो 10 के पावर -9, और यहाँ क्या लिखेंगे, कूलम। तो 1 ESU का वैल्यू कितना होता है, 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम। ये बात समझ में आया? अच्छा, अब इसके बाद समझिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एसआई मात्रक में कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश
की मात्रा। ये भी दो तरीके से बताया जा सकता है। एसआई मात्रक में आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। एसआई मात्रक में सब कोई जानता है 1.6 गुने 10 के पावर -19। यहाँ सी का मतलब ही हो गया, कहाँ पे वन छूट गया? नहीं, वो ठीक है, उसी के वजह से रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कोनो चीज गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ से वैल्यू निकला है 3 इधर गया बटा में 1/3, 10 के पावर 9 है, इधर नीचे जाएगा तो 10 के पावर ऊपर जाएगा तो -9। गलती से भी 19 मत समझ लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। अब यहाँ समझिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना ही ना होता है, इतना होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। लेकिन ये वैल्यू किस पद्धति में है? एसआई पद्धति, एसआई मात्रक में है। परंतु कभी कभी एग्जाम घुमा करके एकदम एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सीजीएस पद्धति में ये वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, तो ये निकालना पड़ेगा कि कितना होता है, और निकाल लेंगे तो उसके बाद याद करना पड़ेगा। इसे याद रखना होगा बढ़िया से, हम निकालना भी सिखा रहे हैं और आप उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सीजीएस मात्रक में इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे समझिए। बस कूलॉम के जगह पर ईएसयू होना चाहिए, बात बुझाया? कूलॉम के जगह पर ईएसयू होना चाहिए। तो हम ये वाला डाटा ऐसे ही उतार दे रहे हैं, ये उतार दिए। अब कूलॉम का वैल्यू चेक करेंगे कितना होता है ईएसयू में। देखिए कूलॉम का वैल्यू कितना है, 3 गुने 10 के पावर 9। तो ये वैल्यू यहाँ लिखिए 3 गुने 10 के पावर 9। अब इसमें क्या लगा हुआ है, ईएसयू, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ईएसयू। बोलो ये बात क्लियर हुआ? अब इसमें गुना करो तो कितना हो जाएगा, 16 48, 4.8 और 10 के पावर -10। समझ में आया? और यहाँ क्या लग जाएगा, ईएसयू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक इलेक्ट्रॉन बराबर हमारा वैल्यू 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम तो होता ही है। फिर यही एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 4.8 गुने 10 के पावर क्या होता है, -10 ईएसयू बोलते हैं। समझ में आया? अब आपको एक इसका नाम भी आपको याद रखना होगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर सीजीएस पद्धति में कितना मान होता है, सीधे पूछेगा क्वांटम आवेश का मान कितना होता है। क्वांटम आवेश, तब क्वांटम आवेश एक इलेक्ट्रॉन को जब ईएसयू में बदल देते हैं तो इसका एक नया नाम रखा गया है, क्या चीज, क्वांटम आवेश। अगर हम पूछे क्वांटम आवेश कितना होता है तो आंसर क्या होगा, 4.8 गुने 10 के पावर -10 ईएसयू, ठीक है। क्वांटम के जगह पर हम क्वांटा भी बोल दें तो भी आपको यही बोलना है, क्वांटा या क्वांटम बोलें या क्वांटीकृत आवेश बोलें कि कितना होता है, तो ये वैल्यू बोलना है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे चल करके जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का खोज हुआ, यानी कि विद्युत का संबंध चुंबक से स्थापित किया गया, तो एक और मात्रक बनाया गया, ठीक है, उससे भी सवाल आपका एग्जाम में आएगा। अब वो मात्रक कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, आवेश के अन्य मात्रक। आवेश का एक और मात्रक है जिसका नाम है EMU, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वैसे ही क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब मैग्नेटिज्म से इसका रिलेशन स्थापित हुआ तो इसका एक अलग यूनिट बनाया गया। अब ये क्या होता है भाई, तो ये सबसे बड़ा यूनिट है, जितना यूनिट पढ़े उस सबसे बड़ी यूनिट हो गया। जैसे हम किलोग्राम बोलते हैं, किलो के ऊपर मेगा भी होता है, ठीक है, तो वैसे ही एक ये बहुत बड़ा यूनिट है। एक कूलॉम एक ईएसयू के बराबर होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन 10 कूलॉम को अगर मिला दोगे तो उसी को क्या बोला जाता है, एक ईएमयू। तो आपको आज के बाद हम पूछें कि बताओ एक ईएमयू बराबर क्या होता है, तो सीधे सीधे क्या कहोगे,
10 कूलम, याद रहेगा। अब यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। एक EMU बराबर 10 कूलम, तो बोलो 1 कूलम बराबर कितने EMU? बस सिंपल 1/10 EMU। ये बात समझ में आया? 1 कूलम बराबर कितना? 1/10 EMU। अब यहाँ से फिर सवाल ESU से भी पूछ सकता है, ESU से भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? कहेगा कि 1 EMU बराबर कितने ESU। ठीक है, तो हम जानते हैं, तरीका जान गए हैं। अब हमको अगर ESU में बदलना है तो बस यहाँ से C को हटाना होगा और C के जगह पर क्या लगाना होगा? ESU। तो देखिए यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, 1 EMU। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कुछ भी इसमें से आ सकता है। तुमको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, 2-3 गो ही डाटा रटना है और बाकी सब तुमको इसको करने आना चाहिए कि कैसे ही निकाला जाता है। ठीक है, अब आप 2 लाइन याद रखिए। एक आप याद रखिए, 1 कूलम बराबर कितना ESU? कितना? 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU। बोलो, इसी से हम सब निकाले हैं, क्वांटम आवेश भी इसी से निकाले हैं। एगो लाइन हमको ये याद रखना है, 1 EMU बराबर कितना? 10 कूलम। ये 2 गो चीज से तुम सब निकाल सकते हो। बस याद रखना, रटना नहीं है सब, खाली 2 गो चीज तुम याद रख रहे हो जो बनाया गया है, तो उससे तुमको करने आ जाना चाहिए। अब यहाँ बताओ क्या करेंगे? 10 लिख लिए, यहाँ से C हटाना है, तो C का मान बताओ कितना होता है? तो गुना 3 × 10⁹ अब इससे गुना हो जाएगा, माइनस नहीं होता इसमें। माइनस कहां से आ गया? कूलम का वैल्यू देखो, हाँ यहाँ देखो, C का वैल्यू ESU में इतना होता है। देखो यहाँ, तो C हटाओगी तो इतना लिखोगी, और वही अगर ESU हटाएंगे तो कितना लिखेंगे? हमें किसको हटाना है ये बताओ? ESU को हटाना है कि कूलम को? कूलम को। कूलम जब हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 3 × 10⁹ और अगर हम ESU हटाएंगे तो कितना लिखेंगे? तो जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। आपके सामने क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसको ESU में बताइए कि 1 EMU कितने ESU के बराबर होता है, यही ना पूछ रहा है। तो हम किसको हटाएंगे? कहाँ पे नहीं समझी तुम? हाई हमारा एगो ऑब्जेक्टिव हो गया, समझ में आया? हम दूसरा ऑब्जेक्टिव अब पढ़ रहे हैं, समझ में आया? ये हमारा हो चुका है, 1 कूलम बराबर 1/10 EMU होता है। ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया भाई कि ये कूलम और EMU में रिलेशन है, समझ में आया? और ये रिलेशन किस में है? EMU और कूलम में, कि 1 EMU बराबर कितना कूलम? 10 कूलम। हमको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे जैसे हिंदी में लिख देगा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है ना, इसका हिंदी भी होता है, यहाँ इसका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय मात्रक, ये होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझो। पूछेगा कि EMU बराबर है, ऑप्शन ए 1/10 कूलम, ऑप्शन बी 10 कूलम, ऑप्शन सी 1 कूलम और ऑप्शन डी 1 इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या होगा? 10 कूलम। यही तुमको यहाँ पूछ दे कि 1 कूलम बराबर है, तब अब यहाँ पे ESU रहेगा, हो सकता है EMU हो सकता है, 10 EMU हो सकता है, 1/10 EMU हो सकता है। समझ में आया? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे उठा के पूछेगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए सारी बातों को समझिए। क्लियर हो गया? अब देखिए, 1 कूलम बराबर 1/10 EMU हुआ। उसके बाद 1 EMU बराबर हम चाहते हैं कि ESU में बदलें इसको, तो हमें किसको हटाना होगा? C को। और C को हटाने के लिए हमारे पास वैल्यू कितना है? चलो अब ये रख देंगे तो कितना आंसर आएगा? 1 EMU बराबर 3 × 10⁻10 किसके बराबर? ESU। मुझे लगता है कि सब डाटा तुम लोग को याद हो गया होगा। अब तुम्हें क्या याद रखना है, जिनको नहीं समझ में आया उन्हें अब हम जो जो पूछ रहे हैं सोच के बताओ। 1 कूलम
बोलो कितने ESU के बराबर? 1 कूलम कितने ESU के बराबर? 3 गुने 10 के पावर 9 ESU। एक ये फॉर्मूला हो गया या एक वैल्यू हो गया। अब हम पूछें कि 1 ESU बराबर कितना कूलम? 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम। समझ में आया? फिर तीसरा चीज हम लोग पढ़े कि 1 EMU बराबर क्या होता है? 10 कूलम। एक ये फॉर्मूला पढ़े। चौथा पढ़े कि 1 कूलम बराबर कितना होता है? 1/10 EMU होता है। अच्छा, फिर पढ़े कि 1 EMU बराबर कितना ESU? तो 3 गुने 10 के पावर 10 ESU पढ़े। 6 नंबर में हम लिख सकते हैं कि 1 ESU बराबर कितना EMU? सिंपल, ये इधर बट्टा में जाएगा तो 1/3 गुने 10 के पावर -10 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? EMU। बोलो समझ में आ रहा है? फिर हम लोगों ने पढ़ा कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 2 गो आवेश का वैल्यू होता है। एगो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम और 4.8 गुने 10 के पावर -10 ESU। यही ना पढ़े? इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम आवेश। बोलो समझ में आया? यही ना पढ़े हो? इतना चीज हम लोग निकालना सीखे और इसी में से कहीं ये आपको याद करने वाली चीज है। ये तो मैंने आपको बताया कि हाँ कैसे निकालते हैं। बोलिए क्लियर हो गया? इसमें अब किसी को कोई दिक्कत? हाँ, क्वांटीकृत। जैसे तुमको हम बताए थे क्वांटमीकृत का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो क्वांटमीकृत होती है। और देखा जाए तो ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को तो बोला जा रहा है। समझ में आया? इसलिए ये क्वांटमीकृत है। समझ में आया? ये हम देखो, ठीक से देखो, ये जो वैल्यू है कितना के बराबर है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर वही 2 इलेक्ट्रॉन बोलते तो इसमें 2 से गुना हो जाता। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो होगा, चार्ज जो होगा वो डेसिमल में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या डेसिमल में नहीं हो सकता। ये इलेक्ट्रॉन पर का आवेश है। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो डेसिमल में नहीं होती। चलिए, अब अगर हम आपसे बोले कि किसी वस्तु पर आवेश कितना होगा इसकी जांच कैसे करेंगे? जैसे मैंने बोला 2.4 गुने 10 के पावर -19 कूलम किसी वस्तु पर आवेश है। तो पूछ दिया कि बताओ क्या ये सही है या गलत है। अगर हमसे कोई पूछ दे या फिर ये पूछ दे कि किसी वस्तु पर 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम आवेश है, ऐसे पूछ दिया जाए, ठीक है, तो हम तुरंत देखते ही बता देंगे कि भाई ये वस्तु पर आवेश हो सकता है कि नहीं। आप ठीक से देखिए, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो हमको चेक करना हो कि एक वस्तु पर ये आवेश हो सकता है कि नहीं, तो बस हम 1.6 गुने 10 के पावर -19 से भाग दे देंगे। भाग दीजिए, कट गया तो होगा, नहीं कटा तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं कटेगा तो इसका मतलब डेसिमल में आ गया। अब देखिए तो ये कट रहा है कि नहीं? 16 दूना 32 कट गया। क्या ये 24 कटेगा 16 से? तो हम कहेंगे कि आपका सवाल ही गलत है, इस पर ये आवेश हो ही नहीं सकता कहीं पर भी आवेश, क्योंकि आवेश क्या होते हैं? क्वांटमीकृत होते हैं। आवेश को चेक करना है तो 16 से भाग दे देना, ठीक है? भाग दे दोगे, कट गया तो होगा, नहीं कटा तो नहीं होगा। इस पर भी एक सवाल परीक्षा में पूछ चुका है कि इनमें से कौन आवेश जो है वो संभव है किसी वस्तु पर, ठीक है? तो चलिए अब आप लोग बढ़िया से इस डाटा को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवेश के गुणों को लिखें। आवेश के गुणों को लिखें। हो सकता है कि पूछ दे आवेश की विशेषताएं क्या है, एक ही बात हुई। तो लिखिए, आवेश के गुण निम्नलिखित हैं। आवेश के गुण निम्नलिखित हैं। आवेश के गुण निम्नलिखित हैं। हो गया पहला, समान आवेशों में प्रतिकर्षण। समान आवेशों में प्रतिकर्षण।
समान आवेशों में प्रतिकर्षण एवं असमान आवेशों में आकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण एवं असमान आवेशों में आकर्षण होता है। बोलो कितना आसान है, लिखने आ जाएगा ये अपने से, और कल पूछे तो बता भी दोगे, है कि नहीं। समान आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण, असमान मतलब प्लस माइनस होगा तो आकर्षण होगा। एक हो गया। दूसरा लिखो, आवेश क्वांटीकृत होते हैं। जिन्हें क्वांटीकृत नहीं लिखने आए यहाँ बोर्ड पर से उतार लें। आवेश क्वांटीकृत होते हैं अर्थात Q बराबर NA, जहां N बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। कर लेना, जरूरी है, सीखो। इसमें भी सीखना है कि मन करे तो लिखेंगे, नहीं तो हम नहीं लिखेंगे, काम चल जाएगा। हर लाइन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अभी बालक बोला प्लस माइनस लगा दो, बता तो दिए ही पहले ही। मुझे गलत मत कहना कि गलती कर दिए, यहाँ पागल दिमाग थोड़ी खराब है हमारा कि हम गलती लिखवा देंगे। समझ में आया। ISC सेकेंड ईयर का फिजिक्स पढ़ रहा है, जौन मन करे तो नहीं ना लिखवा देंगे। हो गया, कईगो लिखा सब? तीसरा लिखो, आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। समझ में नहीं आया होगा, आ जाएगा। वेग मतलब चाल, गति। अगर आवेश गतिशील हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों पे भी आवेश होता है? पूरे शरीर पर कौन सा आवेश होता है? माइनस, ऋण आवेश। अगर प्लस रहता तो? प्लस रहता तो हिंदी में बोलते धन आवेश, राइट। अगर प्लस रहता तो क्या होता है, बताते हैं क्या होता है। शॉर्ट सर्किट होता है। काथी से? पृथ्वी से। पृथ्वी पर कौन सा चार्ज है? ऋण आवेश, एकदम इलेक्ट्रॉन भरल पड़ल है पृथ्वी पर। जैसे गो लगता है भनाक देखिए करंट मारता है, क्योंकि हम पर कौन सा चार्ज है? प्लस। अगर रहता तो, लेकिन ईश्वर की कृपा हम लोगों पे कौन सा चार्ज है, इसीलिए हम लोग को झटका नहीं लगता। झटका कब लगता है? जब प्लस को छूते हैं। आप प्लस को एक बार छू के देखिए, फिर समझ में आ जाएगा कि माइनस क्या होता है और प्लस क्या होता है। पूरा डिटेल में बुझा जाएगा। जैसे ही प्लस को जाएगा सराक देखिए अंदर जाएगा और धरती पे चला जाएगा। बात बुझाए आप? तो इस तरह से याद रखें कि हमारे शरीर पर भी माइनस, अगर हमारे शरीर पर बराबर आवेश है तो हम लोग को कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर धरती पर भी प्लस, हम पर भी प्लस, तो कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए, ये बात समझ में आ गया। अब वेग पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब क्या है? अगर हम पर 10 कूलम का चार्ज है या किसी वस्तु पर 10 कूलम का चार्ज है और वो 10 कूलम गतिशील है, मतलब ऐसे वो ढेका पर 10 कूलम है, उसको चला दिए तो आगे जाके 5 कूलम नहीं हो जाएगा, 10 है तो 10 ही रहेगा। यानी वेग पर आवेश का परिमाण निर्भर नहीं करता है। वेग बढ़ा देंगे तो आवेश नहीं बढ़ेगा, नहीं घटेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर हो गया? दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जिसका द्रव्यमान नहीं होता, वजन नहीं होता? प्रकाश का। समझ में आया? और प्रकाश किस चीज से बने होते हैं? जो चीज से बने होते हैं उसको फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। प्रकाश फोटोन से बने होते हैं। और फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है? 0। फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है। अगर कोई कहे कि फोटोन पे आवेश हो सकता है तो हम बोलेंगे कि जिस पर द्रव्यमान नहीं उस पर आवेश नहीं। आवेश उसी पर हो सकता है जिस पर क्या हो? द्रव्यमान। दुनिया की हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान हो उस पर आवेश हो सकता है, और दुनिया की हर वो चीज जिसका द्रव्यमान नहीं हो उस पर आवेश नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? तो अगला गुण लिखो। 5 गो लिखवाएंगे, कई गो लिखवा दिए? चौथा लिखो, द्रव्यमान रहित। द्रव्यमान रहित मतलब जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान नहीं हो। द्रव्यमान रहित वस्तुओं पर
द्रव्यमान रहित वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। पांचवा, किसी भी वस्तु का अथवा निकाय का, निकाय बोले तो सिस्टम, निकाय का आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है। इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। इसको भी सुन लो। निकाय का मतलब सिस्टम, और सिस्टम का मतलब यह हुआ कि जरूरी नहीं कि एक ही वस्तु हो। अगर हम किसी वस्तु की बात करें कि किसी वस्तु पर कोई आवेश नहीं है, कोई अगर आवेश नहीं है तो भी हम बोलेंगे कि उसका आवेश संरक्षित है। कैसे, समझिए। अगर एक वस्तु है तो वो परमाणु से बना होगा, और उस परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज। बात बुझाया? तो बोलिए, उसका आवेश इधर उधर हो रहा है क्या, कम बेसी हो रहा है? नहीं, जितना है उतना ही है, तो इसको बोलेंगे संरक्षित रहना। अब निकाय का मतलब क्या हुआ? निकाय मतलब जैसे ऊन को पॉलीथीन से रगड़ा, तो ऊन में से 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? पॉलीथीन पर। तो बोलो कितना आवेश उत्पन्न हो गया ऊन पर? 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और पॉलीथीन पर 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन के ही बराबर, लेकिन ये माइनस में और ये प्लस में। क्या कोनो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मतलब ट्रांसफर होने में कोनो बीच में मर गया हो, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं। तो मर जाने का मतलब हुआ गायब हो जाना, खत्म हो जाना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आवेश हमेशा क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। बात समझ में आया? इसका या उनका या पॉलीथीन का ये आवेश को जब जोड़िएगा ना, तो जोड़ के क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि एक प्लस होगा एक क्या होगा? माइनस। तो हम बोलते हैं कि आवेश संरक्षित है। पूछता भी है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, तो बोलेंगे किसी वस्तु या निकाय का आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है या नियत होता है। तो बस आज इतना ही। मिलते हैं फिर अगले दिन नए उमंग और जोश के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज पढ़ने आते रहिए।